सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। पीएचई, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी के लिए जो वैकेंसी आई थी उसके लिए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया हुआ था। देखिए, पीएचई का तो एग्ज़ाम जो है अभी बहुत जल्दी होने वाला है, तो मैं ये अवॉइड नहीं करता कि पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे, बट क्या है, मैं मैक्सिमम कोर्स कराने का कोशिश करूंगा। बट ये मेरा वादा है कि पीडब्ल्यू और डब्ल्यूआरडी के लिए जो भी यहाँ पे कोर्सेस हैं, कोर्सेस के अकॉर्डिंग जो कोर्स है, ठीक है, जिसमें कहने का मतलब जो सिलेबस जो होता है जिसके अकॉर्डिंग कोर्स प्रिपेयर्ड है, बस उन सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, ये जो फुल कंटेंट मैं दूंगा सिलेबस वाइज, जैसे थर्मो का हो गया तो थर्मो के बारे में मैं बताऊंगा, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में हम देखेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे। तो मतलब हम वो एरिया देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट में हम क्या देखे थे, अभी प्रीवियसली हम क्या देखे थे कि मैंने आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, उससे रिलेटेड कुछ मैं क्वेश्चंस बताया था कि ऐसा आता है ऐसा होता है। आज की क्लास में हम प्योर पी वाई क्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, इसमें डील करने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ये देख लीजिए, ये पीएचई, पीडब्ल्यूडी और डब्ल्यूआरडी के लिए गेट एकेडमी ने कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस रखा गया ओनली 777, पूरा एचडी क्वालिटी में। और ये जो है आपको डिजिटल बोर्ड में ये सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया गया है। तो इसको अवाइल कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको अवाइल कर चुके हैं। ये अभी ऑफर चल रहा है, इसके बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट 500 स्टूडेंट के लिए है, ये 777, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंक्लूडिंग जीएसटी में आपको ये कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं इजीली। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूआरडी दोनों के लिए, क्योंकि सिलेबस उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर सिलेबस में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर दिया जाएगा। ये जो पूरा कोर्सेस है, ये क्या है, पूरा रिकॉर्डेड है, इसको ध्यान रखेंगे। ये क्या है, रिकॉर्डेड है। यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं होगी, सीधा की सीधा एक मुश्त आपको पूरा का पूरा कोर्स दे दिया जाएगा। आपके जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चीज़ों को रीड करना है, समझना है और देखना है। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हैंडबुक, अगर आपके पास नोट्स नहीं रखा है, पुराना नोट्स ही नहीं है एक भी, तो आप इसको अवॉइड कीजिए, जिसका प्राइस रखा गया 222 रुपीज़। मतलब इंजीनियरिंग के पूरे 8 सेमेस्टर में, या फिर डिप्लोमा के अगर आप मैं बोलूँ 6 सेमेस्टर तक, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फार्मूले के साथ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीज़ों को ये प्रोवाइड कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो ये गेट के लिए अवेलेबल है, पब्लिक सेक्टर के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये इतने सारी चीज़ों के लिए क्या है, ये यूजफुल है। ठीक है, ये बुक क्या है, यूजफुल है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। थर्मोडायनेमिक्स यही हम स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आऊँगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, बस इसी को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कल मैं दो तीन चीज़ें बताया था। सबसे पहले बताया था क्या आपको, सिस्टम बताया था। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाकर देखिए, सिस्टम से ये क्वेश्चन आना तय है। उसके बाद मैं आपको क्या बताया था, पॉइंट फंक्शन, उसके बाद पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन बताया था, पाथ फंक्शन देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, जहाँ से क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में आता है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिस्टम, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, प्रॉपर्टीज, ये वो सारी जगह है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर आपको करा दिया गया है। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। आगे इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, पहले हम इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बारे में प्रॉपर्टी के बारे में बताया था क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको दो टाइप का प्रॉपर्टी बताया था। प्रॉपर्टी जो होता है मेनली दो टाइप का मैंने आपको बताया था, क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव बताया था, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या बताया था मैंने, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम के मास पे, साइज पे डिपेंड करता है, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो जो सिस्टम के ना ही मास पे डिपेंड करता है और ना ही सिस्टम के
साइज पे डिपेंड करता है, ना ही सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है और ना ही सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये भैया मास और साइज पे ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो डिपेंड नहीं करता है, मास और साइज पे कौन कौन सी चीज़ डिपेंड करता है, तो ये होता है प्रेशर, ठीक है, सॉरी, मास और साइज पे जो डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है, और मास और साइज पे क्या है, ये डिपेंड नहीं करता, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास और साइज पे कौन कौन सा डिपेंड करता है, वॉल्यूम करेगा, ठीक है, मास करता है, एनर्जी, एनर्जी, एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, और एनर्जी मतलब ये सभी टाइप की एनर्जी रहेगा, ये काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी। जहां पर भी एनर्जी दिखा, आपको क्या समझना है कि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ना कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इतना बात समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन तय है आना, 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आने के बाद आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए, जो मैं बोल दिया मतलब आएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन से प्रॉपर्टी होता है, जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ क्रॉस का साइन लगाया हूं, मतलब क्या करता है, नहीं करता। अब मास और साइज, ठीक है, और मास और साइज पे क्या चीज है जो डिपेंड नहीं करता है, मास और साइज पे क्या चीज है जो डिपेंड नहीं करता है, ये है आपका प्रेशर, प्रेशर है, ठीक है, मास और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, और क्या है, विस्कोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी के बाद डेंसिटी, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, और डेंसिटी के बाद जो आता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ये सारे क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसको क्या करना है आपको ध्यान रखना है। इसमें से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपको किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गया, इसको आपको ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान रखना है, मतलब ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक चीज और याद रखना, जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, वही सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। जिसको हम न्यूमेरिकल, जैसे हम वॉल्यूम को न्यूमेरिकल फॉर्म में, मास को, एनर्जी को, एंथैल्पी को, एंट्रोपी को, ये सारी चीज़ों को नंबर के फॉर्म पे डिनोट करते हैं, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। बट आपका देखो, कोई सिस्टम होगा, उसका कुछ टेस्ट होता है, कुछ कलर होगा, है ना, ये कुछ कलर होगा, टेस्ट होगा, उसको कुछ फील करोगे, हाँ, टफ होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, तो वो तो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो टेस्ट कलर ऐसे लिख देगा, उसको प्रॉपर्टी मत मार देना, टिक, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम, मास, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी क्या है आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये सभी क्या है आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर बोल दिया है तो याद रखना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी होता है क्या, यहाँ पे डेंसिटी मैंने लिखा क्या, देख लीजिए, इंटेंसिव में आ गया, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये तो नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं क्या बोलता है, टेम्परेचर की ही बात कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, टेम्परेचर की ही बात कर रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है आपका, नहीं होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, उसका ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके पीएचई, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन, देखना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का ध्यान रखना। जो जो चीज यहाँ पे दो तीन चीज लिख रहा हूँ उसको सबसे पहले याद रखना। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फंक्शन किसका होता है, टेम्परेचर ओनली। एंथैल्पी, ये किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली। एंथैल्पी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली, ठीक है। एंट्रोपी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर ओनली, इसको ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आएगा। एंट्रोपी किसका फंक्शन होता है, तो एंट्रोपी जो होता है ये भी किसका होता है, टेम्परेचर ओनली, ठीक है, ओनली।
मतलब एंथैल्पी, सॉरी इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ये किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं से कुछ भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो जहां पर भी इंटरनल एनर्जी पूछा, अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करे, कोई एक सिस्टम बोल देगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बोल देगा यू है, ठीक है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस से वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस से वर्क कर रहा है। एक समय के बाद इसका वॉल्यूम जो होता है 2V हो जाता है। पहले वॉल्यूम V था, एक समय के बाद कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे वर्क करता है तो वॉल्यूम क्या होता है? 2V हो जाता है। तो फाइनल आपका एंट्रोपी, सॉरी फाइनल क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो क्योंकि टेम्परेचर को आप तो कांस्टेंट रखे हो, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? U का U ही रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होता है, तो U इज इक्वल टू F/T ओनली। इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? टेम्परेचर ओनली। तो T फॉर टेम्परेचर ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। F इज इक्वल टू U माइनस टी एस, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी, ये रिलेशन भी याद रखें, ठीक है। ये गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, एंथैल्पी का फंक्शन, एंथैल्पी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखना, डायरेक्ट डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, ये रिलेशन, ठीक है। उसके बाद कुछ गैसेस में भी रिलेशन होते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ होते हैं, गेलुसेक लॉ होते हैं, ठीक है, चार्ल्स लॉ होते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको भी, जैसे बॉयल्स लॉ में क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये किस में होता है? बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ ये किस में होता है? चार्ल्स लॉ, ठीक है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये किस में होता है? ये किस में होता है आपका? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेलुसेक लॉ में होता है। ये किस में होता है? गेलुसेक लॉ में होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वन, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? ध्यान से सुनना अभी यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की जब भी बातें आएगी तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं हमेशा। इसको मैंने कई बार बताया है प्रीवियस वीडियो में, ध्यान रखना। पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, तीसरा क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की जहां भी बात आती है, इसकी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो फोर्स होगा, मतलब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, आप कहीं पे बैठ के वीडियो देख रहे होगे, तो जब बैठे क्यों हो? क्योंकि नीचे से भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा। अगर वो फोर्स या तो नीचे का जो फोर्स कम हो जाए तो आप नीचे चले जाओगे, या आप जो अपने ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे अर्थ हमारे ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, वो अगर उसकी वैल्यू बढ़ते चले जाएगी तो हम ऊपर ऊपर धीरे धीरे ऊपर होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दोनों का क्या होता है? सेम होता है ना। दोनों क्या होता है? फोर्स, मतलब जो सिस्टम सराउंडिंग पे लगा रहा है और सराउंडिंग सिस्टम पे लगा रहा है, दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। दूसरा होता है केमिकल, देखो H2O को 2H प्लस O माइनस बनाया जा सकता है, और इसको 2H प्लस O माइनस को 2H प्लस O माइनस को फिर से H2O बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। बट थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा जो होता है बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है जो सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है, ये इम्पॉसिबल इक्विलिब्रियम है। सपोज ये मेरा मार्कर है, अगर इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड है या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो
ये क्या, इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें सराउंडिंग होती है मुझ में, ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, लैपटॉप, ये सारे चीज का टेम्परेचर 30 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम ही पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इस दुनिया में, याद रखना इस चीज को, थर्मल इक्विलिब्रियम जो क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इस दुनिया में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है, पॉसिबल जो होता है, नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से आ रहा है, मतलब कोई प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक चला और उसके सारे स्टेट जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जो मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, जिसके सभी स्टेट जो होंगे मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर एक भी प्रोसेस थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है या पूरे के पूरे नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसलिए आपको बोला जाता है कि इरिवर्सिबल को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इरिवर्सिबल को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, सॉरी इसको नहीं बताना भूल गए थे क्या, ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहा है, मतलब इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा और थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा। मतलब केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल, ये सारे इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, देखिए एक कंट्रोल वॉल्यूम। अब ये सिस्टम सराउंडिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए मैंने आपको एकदम क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के पीछे क्विक रिवीजन। सपोज ये सिस्टम है, सिस्टम कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, ओपन, क्लोज्ड और क्या होता है? आइसोलेटेड। यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा प्रॉपर्टी से, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, इसको ध्यान रखना। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये ओपन सिस्टम की बात हो गई। ओपन सिस्टम कौन से सिस्टम को बोलते हैं? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है कहाँ पे? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। ऐसे लिखते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, अब ध्यान सुनिए। ओपन सिस्टम की अगर बात करूं, जिस इसमें मास का भी और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है कहाँ? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है? मास का इंटरेक्शन नहीं होता बट एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास का इंटरेक्शन होता है और ना ही किसका इंटरेक्शन होता है? एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल क्वेश्चन में आएगा। ओपन सिस्टम मतलब देखिए, आपका क्या है? पहला पंप। पंप में क्या होता है? आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण क्या होता है? पंप रोटेट होना चालू होता है। मतलब आपने बिजली दिया, बिजली किस में कन्वर्ट हो गया? आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्शन में कन्वर्ट हो गया, घूमना चालू हो गया ना, मतलब एनर्जी का इंटरेक्शन हो गया। अब देखिए पानी लेगा, जैसे ही पंप चालू करोगे तो पानी लेगा और पानी क्या कर देगा? छोड़ देगा। मतलब मास का भी क्या होता है? इंटरेक्शन होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। सिमिलरली टरबाइन, ठीक है। और तीसरा एक कप ऑफ टी, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सा सिस्टम, जिसको आप 12th लेवल में भी पढ़े हो। ठीक है, और भी बहुत सारे सिस्टम है, आपको देखना है। क्लोज सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा? जैसे इसमें मास का इंटरेक्शन होगा, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस। इलेक्ट्रिक प्रेस की अगर मैं बात करूं, ओके, इलेक्ट्रिक प्रेस की अगर मैं बात करता हूं,
तो इलेक्ट्रिक प्रेस जो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस जो होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है तो कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हीट, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेस, जिस पे प्रेस कर एनर्जी का इंटरेक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो 1 kg का आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो जाएगा, 4 kg हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, दूसरा वॉशिंग मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर हो गया। और फोर्थ जो होगा, प्रेशर कुकर हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक प्रेस, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, और फोर्थ जो होगा वो आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथआउट वॉल्व। इसको इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको आपको लिखना है पिस्टन सिलेंडर, सी फॉर सिलेंडर ना, याद रखना, CYLINDR, सिलेंडर, विथआउट वॉल्व, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथआउट वॉल्व, ठीक है। विथआउट वॉल्व क्यों, क्योंकि पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है, लेकिन वहां से एनर्जी का इंटरेक्शन जो होता है नहीं होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन जो होता है नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये चीज हो गया। अब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा और ना ही इसमें मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। जैसे यूनिवर्स, ये क्या है आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स जो होता है क्या होता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में यूनिवर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये आपको बताना यहाँ पे। जैसे ओपन सिस्टम में मास का इंटरेक्शन नहीं हुआ, सॉरी, ओपन सिस्टम में मास का इंटरेक्शन हुआ, बट एनर्जी का इंटरेक्शन जो होता है, सॉरी, मास का एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है क्या ओपन सिस्टम में, इसीलिए इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, या फिर इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, ठीक है। अब वही क्लोज्ड सिस्टम जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन इन स्पेस, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस भी बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लोज सिस्टम को क्वांटिटी ऑफ मैटर, रीजन इन स्पेस इसको बोलेंगे, सॉरी, रीजन इन स्पेस जो होता है किसको बोलते हैं, ओपन सिस्टम को बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर के बाद इसको क्लोज सिस्टम को फिक्स्ड मास सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम, फिक्स्ड मास सिस्टम, ठीक है। इसको याद रखना, इसको फिक्स्ड मास सिस्टम बोलते हैं, किसको, क्लोज सिस्टम को। तो यहाँ पर ओपन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड वॉल्यूम फिक्स्ड मास सिस्टम, और क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, और क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्लोज सिस्टम को क्या बोलते हैं, रीजन इन स्पेस, क्लोज सिस्टम क्या बोलते हैं, रीजन इन स्पेस। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चन जो होता है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखना, क्लोज सिस्टम, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। रीजन इन स्पेस समझ जाना कौन सा सिस्टम की बात करता है, ओपन सिस्टम की बात करता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलेगा तो क्लोज सिस्टम के बारे में बात करता है, ठीक है। और ये क्या ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर नहीं होता, ये आपको आना चाहिए भैया, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू कौन सा, क्या, कंट्रोल वॉल्यूम अगर बोल दिया है मतलब फिक्स्ड रीजन, स्पेसिफिक मास नहीं होगा, मास दैट मूव अक्रॉस द बाउंड्री ये भी नहीं होगा, फिक्स्ड रीजन इन स्पेस इज थर्मोडायनेमिक। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फोर, ये आपके सिलेबस में है। आईसी इंजन का जो पार्ट है ना, अब इसको मैं एक झटके में एक स्लाइड में खत्म कर रहा हूँ, आईसी इंजन के पार्ट को, जो जो आपके सिलेबस में। देखिए,
पहला चीज आपको ध्यान रखना कि तीन ही टाइप के साइकिल पढ़ना है आपको, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और क्या पढ़ना है, तीसरा ड्यूल साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और क्या पढ़ना है, ड्यूल साइकिल। अब ध्यान से सुनना, ऑटो साइकिल कहने का मतलब क्या होगा, ऑटो साइकिल में कहने का मतलब ये होता है जिसके कितने प्रोसेस होंगे, चार, मतलब दो, 1 2 3 4 पीवी डायग्राम, समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसमें हमको क्या दिखता है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो क्या हो जाता है, आइसेंट्रोपिक। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, ये चार प्रोसेस पे काम करता है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो आइसेंट्रोपिक। इसी को हम लोग बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोपोरिक प्रोसेस। यहाँ पे ऑटो साइकिल काम खत्म। इसकी जो इफिशियंसी होती है वो होती है 1 - 1 - 1 - 1 - 1 बाय RC गामा -1, 1 - 1 बाय RC गामा माइनस। मतलब यहाँ पर क्या है, गामा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इफिशियंसी बढ़ेगा। ठीक है, गामा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इफिशियंसी बढ़ेगा, और गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो इफिशियंसी बढ़ेगा, और आरसी की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ेगा। कट ऑफ रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इफिशियंसी बढ़ेगा। इतना चीज बस इसमें ध्यान रखना है ऑटो साइकिल में। ठीक है, उसके बाद अगर डीजल साइकिल की बात करूं तो डीजल साइकिल भी चार प्रोसेस, इसके कितने प्रोसेस देखिए, चार प्रोसेस पे वर्क करता है, 1 2 3 4 पीवी डायग्राम। अब देखिए, इसमें दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, इसको चुपचाप लिख दीजिए, आइसेंट्रोपिक। इसी क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और एक एक कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और दो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी, एक कांस्टेंट, एक जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर होगा, और जो दो होगा वो कौन सा हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। समझ में आ गया क्या। इसकी जो इफिशियंसी होगी, इसको आपको ध्यान रखना, 1/1 RC गामा -1 अल्फा की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा अल्फा -1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है, इसमें आरसी की वैल्यू बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा, और गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो इफिशियंसी बढ़ेगा। बट अगर अल्फा, इसको बोलते हैं कट ऑफ रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो। ये क्या बोलता है, आरसी क्या होता है आपका, क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, गामा की वैल्यू क्या होता है, सॉरी, आरसी क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आरसी क्या है आपका, कंप्रेशन रेशियो। ये आपको पता होगा। ठीक है, बस यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आरसी क्या होता है, ये कंप्रेशन रेशियो होता है। अल्फा क्या होता है आपका, कट ऑफ रेशियो होता है। अल्फा क्या होता है, कट ऑफ रेशियो। अल्फा क्या होता है, कट ऑफ रेशियो होता है। आरसी क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कंप्रेशन रेशियो कट ऑफ रेशियो हो गया। तो अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या क्या होता है, घट जाता है। बस इसको ध्यान रखना, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी क्या होता है, घट जाता है बस। बाकी जो भी चीज़ें होगा उसमें इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगा। जो भी चीज़ें होगा इसके बाद बाकी इफिशियंसी क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। ड्यूल साइकिल में क्या होता है, ड्यूल साइकिल में क्या होता है, ओ सॉरी, ये हम जो बनाए हैं ना, ये ही ड्यूल साइकिल हो गया। मैं देख नहीं पाया इसको, इसको ड्यूल साइकिल बोल दो। ओहो, यहाँ पे एक थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। डीजल साइकिल को बनाते हैं एक्चुअली में मैंने यहाँ पे, ये ठीक है,
बस एक ठोक चेंजेस करना है इसमें, ड्यूल साइकिल, सॉरी डीजल ही करो यहाँ पे क्योंकि डीजल मैक्सिमम आता है। डीजल साइकिल क्या होता है? 1 2 3 4, ठीक है। दो आइसेंट्रोपिक हो गया, वन कांस्टेंट प्रेशर एंड वन कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। बस इतना ही चेंजेस करना है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, इसमें याद रखना बस। और ड्यूल साइकिल क्या होगा, ये जो हम बनाए थे ना, ये वाला 1 2 3 4 5 पीवी डायग्राम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो आइसेंट्रोपिक, उसके बाद वन कांस्टेंट प्रेशर एंड क्या हो जाएगा इसमें, दो कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आपको ध्यान रखना है, वन कांस्टेंट, वन कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी अल्फा के साथ क्या हो जाता है, इफिशियंसी घटते जाती है। ये हो गया ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल के बारे में। दूसरी चीज़ें, ये तो एक चीज़ आपको ध्यान हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है, आगे देखेंगे। तो डीजल साइकिल है ना, याद रखना जब तक क्वेश्चन में नहीं लिखा हो गया कि सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो पे क्वेश्चन, सेम कंप्रेशन रेशियो अगर लिखा है तो आपको याद रखना है कि ऑटो साइकिल का जो इफिशियंसी होता है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है डीजल साइकिल का, सॉरी हाँ सॉरी डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल का, उसके बाद सबसे कम डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल का, और सबसे कम किसका होता है, डीजल साइकिल का। लेकिन अगर यही, ये तो हो गया ऑटो साइकिल के बारे में, लेकिन अगर ये सेम कंप्रेशन रेशियो आपको नहीं दिखा, सपोज कंसिडर करो ये जो सेम कंप्रेसर रेशियो है ये नहीं दिखा, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, सेम कंप्रेशन रेशियो अगर नहीं दिखा तो इफिशियंसी हमेशा आपका डीजल साइकिल का ज़्यादा होगा, उसके बाद ड्यूल साइकिल का होगा, और उसके बाद किसका इफिशियंसी होता है, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल और ऑटो साइकिल का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये सभी साइकिल जो होता है 4 स्ट्रोक साइकिल है। अगर सेम कंप्रेशन रेशियो नहीं लिखा है तो ये इफिशियंसी का टर्म होगा। अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में लिख दिया कि सेम कंप्रेशन रेशियो, तो ऑटो साइकिल का इफिशियंसी ज़्यादा होगा, देन डीजल साइकिल, देन ड्यूल साइकिल। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर ये सभी क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। अब 4 स्ट्रोक इंजन में कितना रिवॉल्यूशन का जरूरत होता है, 2 रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में हमेशा 2 रिवॉल्यूशन का जरूरत होता है, मतलब 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवॉल्यूशन का जरूरत होता है, और इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से 4 प्रोसेस, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, और तीसरा जो होता है क्या होता है, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और क्या होता है, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और क्या होता है, एग्जॉस्ट। बस आईसी इंजन में 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, अब देखो अब यही कहीं ये 4 स्ट्रोक है ना, अब यहाँ पर 2 स्ट्रोक इंजन को भी खत्म कर देते। 2 स्ट्रोक इंजन में भी 4 प्रोसेस होते हैं, और इसमें पोर्ट का यूज होता है। एक चीज याद रख लेना, पोर्ट का यूज होता है, और इसको करने के लिए ये चारों रिवॉल्यूशन, मतलब इसमें 2 स्ट्रोक होता है, बाकी 2 ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए मैं 4 बोल रहा हूँ। समझ में आ गया, सक्शन कंप्रेशन होता है, बाकी सारी चीजें अपने आप, सक्शन और एक्सपांसन जो होता है, बाकी सारी चीज़ें जो होगा अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, अपने इसमें अपने आप हो जाता है। तो जो तो जो डीजल साइकिल है वो कौन कौन से प्रोसेस से बनता है, तो याद रखना, टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम और वन कांस्टेंट प्रेशर। क्या यही बताया था क्या मैं, ये देख लीजिए, यही बताया था क्या, ये देख लीजिए, वन कांस्टेंट प्रेशर, वन कांस्टेंट वॉल्यूम।
और ये सभी का जो चीज़ें मैं बताया उसको कॉपी में लिख लो, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इससे बाहर से क्वेश्चन जो होता है नहीं आएगा एग्जाम में, इसका आपको ध्यान रखना। इंटरनल एनर्जी ये हो चुका है, इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस ऑलरेडी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द परफेक्ट गैस इज इक्वल टू क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इसको आपको ध्यान रखना है। इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अब यहाँ पर देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी। ठीक, अब यहाँ पे दो चार चीजें ध्यान रखना। अगर एन की वैल्यू 1 हो गया तो पीवी टू द पावर क्या हो जाएगा, सी। अगर एन की वैल्यू गामा हो गई तो पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी। अगर एन की वैल्यू 0 हो गई तो पीवी इज इक्वल टू सी, और एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो पीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी, वी इज इक्वल टू। ये सारे डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। अब वन बाय वन इसमें चलते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं। देखिए एन की वैल्यू अगर 1 है तो इसको हम लोग जो प्रोसेस बना, क्योंकि ये इसका ऑलरेडी इसकी पावर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, बात क्लियर, ठीक है। इस टाइप के प्रोसेस का हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। पीवी टू दी पावर अगर एन की वैल्यू गामा रखेंगे तो इसको, इस टाइप के प्रोसेस का हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू 0 है तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक प्रोसेस, या फिर इसी को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर n की वैल्यू n इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया तो वॉल्यूम इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक ना, कोरिक याद रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको एक ही क्वेश्चन में ध्यान रखना है। ये कुछ भी पूछ देगा बाबू, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू सी। आपको क्वेश्चन में बोल देगा पीवी टू द पावर के इज इक्वल टू सी करके कोई प्रोसेस है, और के की वैल्यू 0 हो गई तब प्रोसेस क्या होगा। तो आपको ये गड़बड़ाना नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वही चीज़ है जिसको आप पढ़ चुके हैं। ये कौन सा चीज़ है, एन इज इक्वल टू 0 वाला चीज़, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो एन एडियाबेटिक, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एन इज इक्वल टू 1 हो गया तो पीवी टू द पावर सी, तो एडियाबेटिक तो होगा नहीं, इरिवर्सिबल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब देखिए यहीं पर ना एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को और समझना, ठीक है। यहीं पर ना एक कॉन्सेप्ट को और समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एक प्रोसेस, ठीक है, आप ध्यान सुनो। देखिए ये क्या है, P, और ये क्या है, V। अब देखिए यहाँ से ये एक्सपांसन हो रहा है ना, एक्सपांसन में क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, कम होगा। एक्सपांसन में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी, एक्सपांसन प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। कंप्रेशन प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अभी मैं एक्सपांसन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो जो चीज़, अब देखिए एक चीज़ तो हमको पड़ता है ना, तो एरिया बिलो द कर्व इज कॉल्ड क्या होता है, वर्क डन।
एरिया बिलो द कर्व इज कॉल्ड एज क्या होता है, वर्क डन। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एरिया बिलो द कर्व इज कॉल्ड एज क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर पीवी टू द पावर एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो एन की वैल्यू क्या रखेंगे, इनफाइनाइट, तभी आएगा। अब देखिए इसके बाद जो आता है आपका आता है, ये होगा आपका क्या, पी वी इज इक्वल टू सी। उसके बाद आपका क्या आता है, पी वी टू दी पावर एन इज इक्वल टू सी। उसके बाद क्या हो जाता है, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी। और ये क्या है, चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे है, प्रेशर लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि अगर मैं इसके नीचे इसको ऐसे करके एरिया खींचूं, सपोज इसके लिए एरिया खींचता हूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं लाइन दे देता हूँ, 0 0 to 1, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4, ठीक है। तो 0 to 1 के लिए एरिया सबसे बड़ा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा उसके लिए, कांस्टेंट। तो याद रखना आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम मिलता है। कांस्टेंट अगर एक्सपांसन कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू हो रहा है, अगर एक्सपांसन कांस्टेंट आइसोथर्मल के थ्रू हो रहा है और कांस्टेंट पॉलीट्रॉपी के थ्रू हो रहा है, तो सबसे यहाँ पर ज़्यादा जो होता है वॉल्यूम, उसके बाद आपका ये, मैं क्या करता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ। तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम का ज़्यादा, उसके बाद वर्क डन किसका ज़्यादा, आइसोथर्मल प्रोसेस का ज़्यादा, उसके बाद वर्क डन किसका ज़्यादा, पॉलीट्रॉपिक का ज़्यादा, उसके बाद वर्क डन किसका ज़्यादा, पीवी टू दी पावर गामा। पीवी टू दी पावर गामा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मेरा इमेज हो रहा होगा, तो इसको आप लिख लीजिए पीवी टू दी पावर गामा। यही चीज़ को अगर मैं कंप्रेशन बोल दूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्या चीज़ हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे एक्सपांसन। अब यहाँ पर मैं कंप्रेशन करता हूँ, अब यहाँ पर अब एक्सपांसन बोल दिया, तो वर्क डन को याद रखना, सबसे ज़्यादा वर्क डन किस में मिलता है, एक्सपांसन प्रोसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर एक्सपांसन हो रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब देख लेना क्वेश्चन में कौन सा आपको प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है। जनरली इसमें आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम किस में रहता है, तो आइसोथर्मल है, मिनिमम किस में रहता है, तो एडियाबेटिक में, ठीक है। ये क्या चीज़ हो रहा है, एक्सपांसन। अब मैं सिमिलरली कंप्रेशन करता हूँ, तो जैसे ही मैं कंप्रेशन करता हूँ, तो पी वी टू दी गामा इज इक्वल टू सी होगा, ये पी वी टू दी पावर, ये एन इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और पी वी टू दी पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। यहाँ पे हमको क्या चीज़ें समझ में आता है, वी, यहाँ पे हमको क्या चीज़ें समझ में आता है कि वर्क डन जो होगा, ठीक है, वर्क डन जो होगा पी वी टू दी पावर, सॉरी, सबसे ज़्यादा वर्क डन जिसमें होगा पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू सी। उसके बाद वर्क डन होगा पी वी टू दी पावर, पी वी टू दी पावर एन इज इक्वल टू सी। उसके बाद सबसे कम वर्क डन जो होगा किसके लिए होगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की ओर लिए होगा। वो प्रोसेस क्या होता है, पी वी टू दी पावर क्या हो जाएगा, सी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों में से अगर ये पूछ देगा कंप्रेशन, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला ये सब देख लो, ये कंप्रेशन है बाबू, इसको ध्यान रखना, ये कंप्रेशन, ये क्या है, एक्सपांसन, ठीक है। कंप्रेशन करोगे तो क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और एक्सपांसन करोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, बस। अब वर्क डन देख लो, इसमें ज़्यादा एडियाबेटिक प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क डन मिलता है, और यही एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर एक्सपांसन हो रहा है तो हमको क्या मिलता है, कम वर्क डन मिलता है, लो वर्क डन, ठीक है, लो मिनिमम वर्क डन, ठीक है, लो वर्क डन। और यहाँ पे जहाँ पे पॉलीट्रॉप आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग को मिनिमम मिलता है, तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। इसको आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी टाइप से, इन्हीं तरीके से क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, which of the following state that the volume of the gas is inversely proportional to the pressure। देखिए मैंने आपको गैस लॉ बताया था, दो तीन लॉ बताया था। प्रेशर इज, ये वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो ये जो लॉ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेलू सेक, सॉरी, बॉयल्स लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ। ये क्या होता है, गेलू सेक लॉ। गेलू सेक लॉ, अ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगेड्रो लॉ। एवोगेड्रो लॉ। ठीक है, मतलब बॉयल्स लॉ की वैल्यू ये हो जाएगी, चार्ल्स लॉ की वैल्यू ये हो जाएगी, गेलुसेक लॉ की वैल्यू हो जाएगी, और एवोगेड्रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, सेम, कौन सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या स्पेसिफिक, अच्छा एक चीज़ और, मैंने आपको यहाँ पे दो टाइप की प्रॉपर्टी बताया था, दो टाइप के मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बताया था। ठीक है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी बता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक मिनट ना, यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, उसको भी अपन करते हैं। ये देखिए एक मिनट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया ना, याद रखना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे मास होगा, है ना, वॉल्यूम हो गया, अगर यही स्पेसिफिक मास हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक मास अगर हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी हो गया, अगर सामने में स्पेसिफिक वर्ड जुड़ गया, तो समझ जाना ये एक्सटेंसिव नहीं रहा, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो समझ जाना वो एक्सटेंसिव नहीं रहा, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बॉयल्स लॉ, ये सारी चीजें हो गई। नाउ द नेक्स्ट वन, अब देखिए ये स्पेसिफिक नॉट प्रॉपर्टी बोला, नॉट प्रॉपर्टी, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम तो प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर भी कौन सा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये कौन सा है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हीट जो है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, यहीं पे एक स्टार डाल के लिख लेना, हीट एंड वर्क जो होता है, क्या चीज, हीट एंड वर्क जो होता है वो क्या होता है, बाउंड्री फेनोमेना। हीट एंड वर्क क्या होता है, बाउंड्री फेनोमेना ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मतलब ये पाथ फंक्शन बनाता है। हीट एंड वर्क क्या होता है, ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। एक चीज याद रखना है, बाउंड्री फेनोमेना है, दूसरा उसी में याद रखना है क्या है, ये पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। वेट अ मिनट, ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया क्या, हीट एंड वर्क, ए बाउंड्री फेनोमेना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हीट एंड वर्क आएगा ही आएगा। अगर पॉइंट फंक्शन की बात करें तो जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये आपके पाथ फंक्शन होते हैं, सॉरी पॉइंट फंक्शन होते हैं। तो पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन में आपको डिफरेंस करने आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट फंक्शन पूछ सकता है, तो पॉइंट फंक्शन में याद करना, इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका होता है, सब क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका होता है, तो आपका पॉइंट फंक्शन का होता है। पाथ फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता। पॉइंट फंक्शन कौन सा होता है, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, ये सब क्या है, आपके पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान है, जानना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। आइसोपिस्टिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान रखना। देखो देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है,
वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। और एंट्रोपी मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये याद रखना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इतना इन्फॉर्मेटिव चीज मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस इज जीरो। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया है और जीरो बोल दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जीरो की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो कब होगा, जब इसका आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ क्या होता है, टेम्परेचर। हीट एंड वर्क आपका, इसको याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ बाबू, ये होता है आपका पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। एंट्रोपी एंथैल्पी ये क्या होता है आपका, पॉइंट फंक्शन। ये क्या होता है, पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। वर्क डन इन फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, सबसे पहले तो फ्री एक्सपांसन प्रोसेस को समझिए क्या होता है। कंसीडर करो कि ये एक कंटेनर है, ठीक है। सपोज कंसीडर करो एक कंटेनर है, यहाँ पे खूब सारा गैस भरा हुआ है, ये गैस भरा हुआ है, कंटेनर है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, ठीक है। अब इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है और ये वाला जो पोर्शन है कंटेनर का, इसमें जो होता है ये इवेक्युएटेड है। ये क्या होता है, इवेक्युएटेड, मतलब यहाँ पे मास क्या है, जीरो। इवेक्युएटेड मास यहाँ पे जीरो। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, होल कर देता हूँ, यहाँ से आना चालू हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, इवेक्युएटेड है, कोई मास नहीं है, तो क्या ये इजिली आएगा ना, इजिली आएगा, ठीक है, ठीक है। एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम मतलब उसको जीरो वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक्सपांसन अगेंस्ट उस वैक्यूम, एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए, इवेक एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम कहने का मतलब क्या है। अब यहाँ पे तो कोई फोर्स ऑफर्ड ही नहीं कर रहा है, ये फोर्स ही ऑफर्ड ही नहीं कर रहा है, सीधा सीधा क्या चले जा रहा है, ठीक है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन करता तब यहाँ पे वर्क डन होता, इसीलिए फ्री एक्सपांसन प्रोसेस पे वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। फ्री एक्सपांसन प्रोसेस पे वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो फ्री, यहाँ पे याद याद रखे ना, सॉरी, यहाँ पे तो वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या होता है, जीरो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यही है। डेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर क्या होता है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होता है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसको सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको आपको ध्यान रखना। हीट एंड वर्क क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हीट एंड वर्क क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, पॉइंट फंक्शन नहीं, हीट एंड वर्क क्या होता है आपका, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ इन ए प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ the case representing coexisting of a liquid, coexisting liquid
एंड सॉलिड। ये जो क्वेश्चन है ये नहीं आएगा, बट फिर भी इसको ध्यान लो, जान लो इसको। इसको फ्यूजन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ट्रिपल पॉइंट रहता है, इस टाइप का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फ्यूजन कर्व हो गया। ये यहाँ से ये ऐसा रहता है, ये ट्रिपल पॉइंट रहता है। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ रहेगा यहाँ पे। किसका ग्राफ रहेगा? प्रेशर और टेम्परेचर का। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर का ग्राफ रहेगा, और ये जो है ये सॉलिड रहता है, ये लिक्विड रहेगा, और ये क्या रहता है? वैक्यूम रहता है। ठीक है, सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो मेल्टिंग, इसी कर्व के बारे में बात करते हैं, इसी को फ्यूजन कर्व बोलते हैं। क्या बोला है? टेम्परेचर ग्राफ रिप्रेजेंट लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, अगर आपको सॉलिड और वैक्यूम बोल देगा तो इसको, इस कर्व क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। इसको लिक्विड से अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। बस इसी को याद रखना है आपको। ठीक है, तो फ्यूजन कर्व है। अब ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? वो प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। वो प्रेशर और टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड लिक्विड और वैक्यूम तीनों जो होता है को एग्जिस्ट करते हैं, एक एक ही साथ मिलते हैं। ठीक है, वो प्रेशर टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड लिक्विड वैक्यूम जो होता है इस जगह पे मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? फ्यूजन कर्व के बारे में पूछा है, तो इसको आपको ध्यान रखना। सब्लिमेशन कर्व ये हो गया, वेपोराइजेशन कर्व ये हो गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, जूल केल्विन एक्सपांशन थ्रोटलिंग प्रोसेस। ये आएगा नहीं, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, पर फिर भी इसको याद रखना। जूल केल्विन एक्सपांशन थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है, ये आपका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, और रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है इसमें। इसमें हमेशा क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है इसमें। क्या होता है? सडनली प्रेशर ड्रॉप होगा, एंथैल्पी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इतनी सारी चीज़ों को इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को इसमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो अभी के क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हम मिलेंगे, अलग चीज़ों के साथ मिलेंगे। तो अभी क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। जिनको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।